सिर्फ माही के जाने के बाद जमीन पर बेसुध बैठा हुआ था और जोर जोर से रो रहा था। उसे अपने आसपास की कोई खबर नहीं थी। अर्नब, दिव्या, सुमन जी और राजीव जी भागते हुए शिव के पास आए। शिव की ऐसी हालत देखकर सबको बहुत तकलीफ हो रही थी, पर कोई चाह कर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था, सिवाय उसे सहारा देने के। सुमन जी भी उसके पास घुटनों के बल बैठ गईं और उसके आंसू पोंछने लगी, तो शिव उनके गले से लगकर और भी रोने लगा। तो सुमन जी उसे चुप करवाते हुए कहने लगी, सुमन जी, चुप हो जा बेटा। तू क्यों उस लड़की के लिए आंसू बहा रहा है जिसने भरे मंडप में तेरे प्यार का मजाक बना दिया और चली गई किसी और के पास। बेटा, ऐसी लड़की ना तो तेरे आंसुओं के काबिल है और ना ही तेरे प्यार के। भले ही सब उसे यही समझा रहे थे, पर शिव को अब तक इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो माही माही बोलता जा रहा था। अचानक शिव को माही का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया और वो जोर से चिल्लाने लगा, माही माही। तभी उसके कानों में किसी की आवाज आई, सर, सर, आप ठीक तो हैं ना? एक अनजानी सी आवाज सुनकर शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, तो अपने सामने एक अनजान लड़की को एयर होस्टेस के कपड़ों में खड़े पाया। उसे देखकर शिव एकदम से चौंक गया और इधर उधर अपनी नजरें घुमाने लगा, तो उसने खुद को फ्लाइट में पाया। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि वो यहाँ कैसे पहुंचा, पर धीरे धीरे उसे याद आने लगा कि वो तो देहरादून जा रहा था और माही को उससे दूर गए तो 2 साल गुजर चुके हैं। आगे की कहानी वर्तमान समय में चलेगी, जब शिव और माही को अलग हुए 2 वर्ष गुजर चुके हैं। शिव को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अपने अतीत में इस कदर खो गया कि उसे अपने अतीत और वर्तमान समय में अंतर करने में भी समय लग गया। उसे तो अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि यह सब उसके साथ आज ही घटित हुआ है। जब एयर होस्टेस ने शिव को फिर से वहीं खोया हुआ देखा, तो वो फिर से शिव से पूछने लगी, एयर होस्टेस, सर, आप ठीक तो है ना? शिव, खुद को संभालते हुए, हाँ मैं ठीक हूँ। हमें देहरादून पहुँचने में अभी कितना समय है? एयर होस्टेस, सर, फ्लाइट को देहरादून पहुँचे 15 मिनट हो गए हैं। मैं तब से आपको उठाने की कोशिश कर रही हूँ, पर शायद आप कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में थे। अगर आप 2 मिनट और ना उठते तो मैं बाकी के स्टाफ को बुलाने ही वाली थी। सिर्फ शर्मिंदा होते हुए, मुझे माफ़ करना। पता नहीं कैसे आज मुझे पता ही नहीं चला। एयर होस्टेस ने भले ही सिप की इस बात पर मुस्कुराकर उसे कोई बात नहीं कह दिया, पर वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे कि कह रही हो, कोई बात नहीं सर, दुनिया में आप जैसे नमूनों की कमी नहीं है। एयर होस्टेस के चेहरे के ऐसे भाव देखकर शिव ने जल्दी से अपना बैग उठाया और फ्लाइट से बाहर निकल गया। वो एयर होस्टेस भी अपना सर झटक कर वहां से चली गई। जब शिव एयरपोर्ट से बाहर आया तो एक बार फिर वो मायूस हो गया और अपने मन में सोचने लगा, शिव, कहाँ तो मैंने सोचा था कि मैं देहरादून में सबसे पहले अपनी ससुराल में ही आऊँगा, पर यह हो नहीं पाया। माही, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? एक बार भी मेरी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा और शादी के मंडप में मुझे छोड़कर चली गई, और फिर कभी पलटकर ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि तुम्हारे बिना मैं कैसे जी रहा हूँ। यह सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे, तो उसने जल्दी से अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा लिया ताकि कोई उसके आंसू देख ना पाए, और बाहर की तरफ चला गया, जहाँ राजीव जी के दोस्त अनुराग जी का ड्राइवर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। अनुराग जी ने अपने ड्राइवर के मोबाइल पर पहले ही शिव की तस्वीर भेज दी थी, ताकि किसी भी हाल में उसे शिव को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ड्राइवर वहां खड़ा हर एक आदमी के साथ शिव की तस्वीर को मिला मिलाकर देख रहा था। काफी मशक्कत के बाद उसे शिव दिखाई दिया, तो वो दौड़ता हुआ उसके पास गया और बोला, ड्राइवर सर, मेरा नाम महेश है। मुझे अनुराग सर ने यहाँ आपको लेने के लिए भेजा है। महेश की बात सुनकर शिव एक नज़र उस पर डालता है और उसके साथ जाने लगता है, तो महेश आगे बढ़कर शिव का सामान ले लेता है और गाड़ी के पास जाकर उसे कार की डिक्की में रख देता है। शिव गाड़ी में बैठ जाता है और फिर महेश गाड़ी को अनुराग जी के बंगले की तरफ दौड़ा देता है। कुछ समय बाद वो लोग अनुराग जी के बंगले में पहुंच जाते हैं, जहां अनुराग जी और उसकी पत्नी विशाखा जी पहले से ही शिव का इंतजार कर रहे थे। शिव उनके पास जाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और फिर अनुराग जी से पूछता है, शिव, क्या बात है अंकल, आज आप ऑफिस नहीं गए? अनुराग जी
मुस्कुराते हुए। अरे भाई, मेरे जिगरी यार का बेटा इतने समय के बाद हमारे घर आया है, तो क्या ऐसे में मैं ऑफिस चला जाता? विशाखा जी शिव की ओर देखते हुए। जब से इन्हें पता चला है कि तुम आने वाले हो, तब से ये इतने खुश हैं कि हर पल बस यही कहते रहते हैं कि मेरे दोस्त का बेटा आ रहा है। उनकी बात सुनकर शिव मुस्कुरा देता है। फिर अनुराग जी शिव से कहते हैं, अनुराग जी, चलो बेटा, पहले मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। सफर से आए हो तो थक गए होगे, इसलिए कुछ देर आराम कर लो। बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। शिव हाँ में सिर हिलाते हुए। ठीक है अंकल, और कुछ समय बाद मेरी मीटिंग भी है। अनुराग जी, हाँ कोई बात नहीं, जहाँ भी जाना हो महेश को बता देना। विशाखा जी, बेटा मैं तुम्हारा चाय नाश्ता तुम्हारे कमरे में ही भिजवा देती हूँ, तब तक तुम हाथ मुंह धो लो। शिव हाँ में सिर हिला देता है और फिर अनुराग जी उसे उसके कमरे तक छोड़ने जाते हैं। जब शिव गेस्ट रूम की तरफ जा रहा था, तो अचानक एक कमरे के बाहर जाकर उसे अजीब सा एहसास होता है और उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। जब अनुराग जी उसे वहां खड़े देखते हैं, तो वो उससे पूछते हैं, अनुराग जी, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ रुक क्यों गए? शिव, कुछ नहीं अंकल, बस ऐसे ही। अनुराग जी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ आता हूँ। शिव एक नज़र उस बंद कमरे की तरफ डालकर अनुराग जी के साथ अपने कमरे में चला जाता है। अनुराग जी उसे कमरा दिखाने के बाद वहां से चले जाते हैं। शिव को मीटिंग के लिए जाना था, इसीलिए वो बिना आराम किए जल्दी से अपना हाथ मुंह धोता है और मीटिंग के लिए तैयार हो जाता है। तब तक विशाखा जी घर के नौकर के साथ उसके लिए चाय नाश्ता लेकर वहां आ जाती हैं और उसे तैयार हुआ देखकर कहती हैं, विशाखा जी, अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी तैयार भी हो गए? शिव, जी आंटी, मुझे मीटिंग के लिए देरी हो रही है, तो बस इसीलिए। विशाखा जी, ओह अच्छा, चलो पहले जल्दी से चाय नाश्ता कर लो, फिर मीटिंग के लिए चले जाना। शिव हाँ में सिर हिलाकर नाश्ता करने बैठ जाता है। कुछ देर में नाश्ता करने के बाद वो जल्दी से महेश के साथ मीटिंग के लिए निकल जाता है और अच्छे से अपनी प्रस्तुति देता है, क्योंकि उसकी कंपनी के लिए ये डील बहुत बड़ी और ज़रूरी थी, इसीलिए वो इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। मीटिंग खत्म होने के बाद सामने वाली पार्टी उसकी डील पर विचार करने के लिए उससे 2 दिन का समय लेती है और फिर वो 2 दिन बाद उन मिलने का कहकर वहां से चले जाते हैं। शिव भी मीटिंग खत्म करके वापस अनुराग जी के बंगले की तरफ चला जाता है, जहां अनुराग जी और विशाखा जी बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। शिव को देखकर अनुराग जी उसे अपने पास बुलाते हैं और नौकर रमा को शिव के लिए एक कप चाय लाने का बोलकर शिव से कहते हैं, अनुराग जी, कैसी रही तुम्हारी मीटिंग बेटा? शिव, अच्छी रही अंकल, वो 2 दिन बाद अपना फैसला बताएंगे। तो सोच रहा हूँ कि आज शाम की फ्लाइट से वापस चला जाऊं और 2 दिन बाद फिर वापस आ जाऊंगा। अनुराग जी, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम हमें इतना पराया मानते हो कि 2 दिन यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकते? अनुराग जी के यह सवाल पूछने तक रमा शिव के लिए चाय लेकर आ गई और शिव को चाय का कप देकर वापस चली गई। रमा के जाने के बाद शिव ने अनुराग जी की बात का जवाब देते हुए कहा, शिव, ऐसी बात नहीं है अंकल, वो तो 2 दिन तक मुझे यहाँ कोई काम नहीं है, तो बस इसीलिए मैंने ऐसा कहा। अनुराग जी, तो क्या बिना काम के तुम यहाँ हमारे साथ कुछ वक्त नहीं गुजार सकते? हमारे खुद के बच्चे तो विदेश में रहते हैं, तो कम से कम हम दोनों को तुम्हारे साथ ही कुछ वक्त गुजारने का मौका दे दो। सिर्फ, ठीक है अंकल, मैं यहीं रहूँगा। अनुराग जी खुश होते हुए, ये हुई ना बात, चलो इस खुशी में चाय का आनंद लो। शिव उनकी बात पर मुस्कुरा देता है और चाय पीने लगता है। भले ही शिव ने अनुराग जी की खुशी के लिए 2 दिन वहां रुकने के लिए हाँ कह दी थी, पर उसका यहाँ रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था। शिव अच्छे से जानता था कि देहरादून माही का शहर है और उसे यह भी पता था कि जिस लड़के की माही बात कर रही थी वो भी देहरादून का था। इसीलिए शिव को डर था कि कहीं माही उस लड़के के साथ शिव के सामने ना आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो चाह कर भी खुद को संभाल ना पाता। पर फिलहाल के लिए उसके पास अनुराग जी की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। शिव ने अपनी चाय खत्म की और अनुराग जी से आराम करने का बोलकर अपने कमरे की तरफ चला गया। जब वो अपने कमरे में जा रहा था, तो उसके कदम
फिर से उस बंद कमरे के पास जाकर रुक गए और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। शिव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बार बार इस कमरे के पास आकर उसे इतना अजीब एहसास क्यों हो रहा है, जबकि सच तो यह था कि जब से शिव यहाँ आया था तब से वो कमरा बंद ही था। उसने जैसे तैसे अपने दिल को काबू में किया और अपने कमरे में चला गया और फिर से माही के बारे में सोचने लगा। कहने को तो सिर्फ सबके सामने खुद को इतना मजबूत दिखाता है, जैसे उसे माही के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सच तो यह है कि आज भी से माही को भूल नहीं पाया और जब भी उसे अपने व्यस्त समय से थोड़ी सी भी फुर्सत मिलती है तो वो माही के साथ बिताए पलों में खो जाता है। अब भी सिर्फ माही के बारे में ही सोच रहा था और उसके बारे में सोचते हुए अचानक उसके मुंह से खुद ब खुद कुछ पंक्तियां निकल गईं। यह सोचकर आज भी दिल में जिंदा एक आस है कि हकीकत में ना सही पर सपनों में तो वो हमारे साथ है। रात को शिव, अनुराग जी और विशाखा जी ने एक साथ खाना खाया और ढेरों बातें की। जब समय ज्यादा हो गया तो सब सोने के लिए अपने अपने कमरे की तरफ चल दिए। जब शिव अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो उसके कदम फिर से उस बंद कमरे के दरवाजे के पास जाकर रुक गए और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। शिव के साथ उस कमरे के पास जाकर बार बार ऐसा ही हो रहा था, इसलिए उसने उस कमरे के एक बार अंदर जाकर देखने का तय किया ताकि वो जान सके कि आखिर इस कमरे में ऐसा है क्या। जब शिव उस कमरे का दरवाजा खोलने लगा तो उसके पीछे से विशाखा जी की आवाज आई। विशाखा जी, अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा कमरा तो आगे है ना? शिव झिझकते हुए, जी आंटी वो मैं भूल गया था और गलती से इस कमरे में जाने वाला था। विशाखा जी मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं बेटा, नई जगह में कभी कभी ऐसा हो जाता है। शिव ने विशाखा जी को झूठ बोलकर बात को टाल तो दिया था, पर अभी भी उसका मन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था और वो बार बार उस दरवाजे की ओर खिंचा चला जा रहा था। पर वो विशाखा जी से इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकता था, इसीलिए वो विशाखा जी को शुभ रात्रि बोलकर अपने कमरे में चला गया और विशाखा जी भी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह शिव को कोई काम नहीं था, पर उसने अनुराग जी और विशाखा जी के साथ वक्त बिताने का वादा किया था। इसलिए वो सुबह उठकर घर के कपड़ों में ही अपने कमरे से बाहर आया और अनुराग जी के पास आकर बैठ गया। अनुराग जी ने उसे घर के कपड़ों में देखा तो मुस्कुराते हुए उससे बोले, अनुराग जी, तुम्हारी कल की बात सुनकर तो मुझे लगा था कि तुम जो 2 दिन यहाँ रहोगे वो सूट बूट में ही रहोगे, पर अच्छा लगा ये देखकर कि तुमने इस घर को अपना घर मान लिया है। सिर्फ मुस्कुराते हुए, अब जब आपने मुझे इतने अच्छे से समझाया है तो मैं समझूंगा ही ना अंकल। शिव और अनुराग जी बैठे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक नर्स आई और वो अनुराग जी से कुछ बोलने को हुई, पर अनुराग जी ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और विशाखा जी को आवाज दे दी। अनुराग जी की आवाज सुनकर विशाखा जी बाहर आईं और नर्स को देखकर अनुराग जी की तरफ देखने लगी तो अनुराग जी उनसे बोले, अनुराग जी, विशाखा, काव्या आ गई है, तुम इसे कमरे में ले जाओ और अपना चेकअप करवा लो। सिर्फ चिंतित होते हुए, क्या हुआ आपको आंटी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? विशाखा जी के जवाब देने से पहले ही अनुराग जी मुस्कुराते हुए उससे बोले, अनुराग जी, अरे बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी आंटी बिल्कुल ठीक है। वो तो समय समय पर जांच करवानी जरूरी है ना, तो बस इसीलिए मैंने काव्या को बुलाया है। सिर्फ राहत की सांस लेते हुए, ओ मैं तो डर ही गया था। अनुराग जी विशाखा की ओर देखते हुए, जाओ विशाखा, तुम काव्या को अंदर ले जाओ, तब तक मैं और शिव जाकर पास में ही टहल कर आते हैं। फिर शिव की ओर देखते हुए, क्यों शिव, तुम्हें मेरे साथ चलने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? शिव, अरे बिल्कुल भी नहीं अंकल, बल्कि अच्छा ही है कि इसी बहाने टहलना भी हो जाएगा। अनुराग जी शिव की बात पर मुस्कुरा देते हैं और फिर विशाखा जी को कुछ इशारा करते हैं। विशाखा जी उनका इशारा समझ जाती हैं और काव्या को अपने साथ ले जाती हैं। उन दोनों के जाने के बाद अनुराग जी और शिव भी बाहर चले जाते हैं और पास ही में बने एक पार्क में टहलने के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद विशाखा जी काव्या को लेकर उस बंद दरवाजे के पास चली जाती हैं और काव्या से कहती हैं, विशाखा जी, काव्या, 2 दिनों तक तुम्हें सावधानी बरतनी होगी और चाहे कुछ भी हो जाए
तुम शिव के सामने मत आना। तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे फ़ोन पर बता देना, पर तुम बाहर मत आना। काव्या, आप चिंता मत कीजिए मैम, मैं ध्यान रखूंगी। वो तो मुझे कल ज़रूरी काम से जाना पड़ा था और इसीलिए मैं अपनी जगह दूसरी नर्स को रख गई थी। उसका कुछ समय पहले ही मेरे पास फ़ोन आया था, तो बस जल्दी यहाँ पहुँचने के चक्कर में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ कोई आया हुआ है। विशाखा जी, चलो कोई बात नहीं, अब तुम जल्दी से उस नर्स को बाहर भेज दो, इससे पहले कि तुम्हारे सर शिव को लेकर वापस आ जाएं। काव्या हाँ में सिर हिलाती है और कमरे के अंदर चली जाती है। विशाखा जी एक नज़र कमरे के अंदर डालती हैं और मायूस हो जाती हैं। काव्या के अंदर जाने के बाद दूसरी नर्स बाहर आती है, तो विशाखा जी उसे बाहर ले जाती हैं और राहत की सांस लेती हैं। कुछ देर बाद अनुराग जी और शिव भी वापस आ जाते हैं। जब वो दोनों वापस आते हैं तब विशाखा जी सोफे पर ही बैठी थी। उन्हें देखते ही शिव ने उनसे पूछा, शिव, आंटी जी, करवा लिया आपने जांच? क्या कहा नर्स ने? विशाखा जी मुस्कुराते हुए, बेटा कुछ कहने का काम तो डॉक्टर का है। नर्स तो यहाँ मेरे टेस्ट वगैरह करने आई थी, उसने अपना काम कर दिया। अब बाकी का काम डॉक्टर करेंगे और चिंता मत करो, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक ही होगी। तुम दोनों जाओ और हाथ मुंह धोकर आ जाओ, फिर साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। शिव हमें गर्दन हिलाता है और अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाने के बाद अनुराग जी जल्दी से विशाखा जी से पूछते हैं, अनुराग जी, सब ठीक तो है ना? और तुमने काव्या से सावधान रहने के लिए कह दिया ना? विशाखा जी, हाँ मैंने उसे बोल दिया है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हमें सिर्फ से झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। वो तो आपके जिगरी दोस्त का बेटा है ना? तो अगर उसे सच भी बता देते तो क्या हो जाता, और हम कब तक सबसे ये सच्चाई छिपाते रहेंगे? अनुराग जी, हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है विशाखा, पर हम कर भी तो कुछ नहीं सकते ना। तुम्हें भी पता है कि हम कौन से वचन से बंधे हैं, और इसीलिए हम चाह कर भी किसी को कुछ नहीं बता सकते। तुम चिंता मत करो, जैसे हम आज तक सबसे ये सच छिपाते आए हैं वैसे ही आगे भी छिपा लेंगे। विशाखा जी, ठीक है, चलिए अब आप भी जल्दी से जाइए और हाथ मुंह धोकर आइए, इससे पहले कि सिर्फ आपको ऐसे ही यहाँ देख ले। तब तक मैं नाश्ता लगवाती हूँ। अनुराग जी हाँ में सिर हिलाते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं और विशाखा जी रमा की मदद से डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देती हैं। जब शिव नाश्ता करने के लिए वापस आ रहा था तो उसके कदम फिर से उस बंद कमरे के पास आकर ठिठक गए। वो जितना इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उस कमरे के पास आने पर उसकी बेचैनी उसे बार बार उस कमरे में जाने के लिए कह रही थी। उस कमरे के पास आते ही उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी धड़कनें तो उसके पास ही हैं, पर उसका दिल उस दरवाजे के पार है, और अब उसका दिल और धड़कनें मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं। शिव को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये अजीब सी चीज़ें क्यों हो रही हैं। कुछ देर तक शिव उस दरवाजे को देखता रहा और फिर जबरदस्ती खुद के पैर घसीटता हुआ वहां से डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। शिव के पहुंचने से पहले ही अनुराग जी डाइनिंग टेबल पर आ गए थे और शिव का इंतजार कर रहे थे। जब शिव वहां आया तो सबने साथ में नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अनुराग जी ने शिव से कहा, अनुराग जी, चलो बरखुरदार, अब जाकर तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें देहरादून घुमाने ले चलूंगा। शिव, पर अंकल, आपका ऑफिस? अनुराग जी मुस्कुराते हुए, ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी। शिव उन्हें समझाते हुए, अंकल प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आप मेरे कारण अपने काम खराब कर रहे हैं। इसीलिए आप ऑफिस जाइए, और वैसे भी मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, मैं बस घर पर ही रहना चाहता हूँ। आपने मुझे बोला है ना कि मैं इस घर को अपना ही घर समझूं, तो आप भी मुझे अपना बेटा ही समझिए और मुझे ये विशिष्ट सत्कार देना बंद कीजिए, वरना मुझे यही लगता रहेगा कि मैं आप दोनों के लिए सिर्फ एक अतिथि हूँ जिसकी आप खातिरदारी करने में लगे हुए हैं। अनुराग जी, तो ठीक है भाई, मैं ऑफिस जाता हूँ, क्योंकि तुम हमारे अतिथि नहीं बल्कि बेटे हो। सिर्फ मुस्कुराते हुए, ये हुई ना बात, चलिए आप जाकर तैयार हो जाइए। अनुराग जी वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं और कुछ देर में तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सिर्फ विशाखा जी को भी आराम करने के लिए कह देता है, तो विशाखा जी उसकी बात मान लेती हैं
और अपने कमरे में चली जाती हैं। शिव कुछ देर तक हॉल में ही बैठता है और अपने मन में सोचने लगता है। शिव, बस कैसे भी करके ये 2 दिन जल्दी से निकल जाएं। उसके बाद मैं इस शहर में कभी नहीं आऊँगा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि माही के शहर में घूम सकूं, क्योंकि यहाँ रहकर मुझे हर पल ये डर लगा रहता है कि कहीं माही अपने उस प्रेमी के साथ मेरे सामने ना आ जाए। कुछ देर हॉल में बैठने के बाद शिव वहाँ से उठता है और अपने कमरे में चला जाता है। शाम तक सिर्फ माही के बारे में सोचता हुआ बेड पर यूं ही निढाल सा लेटा रहता है। पर जब उसे ध्यान आता है कि इस समय वो किसी और के घर पर है और उसका यह व्यवहार सही नहीं है, तो वो जल्दी से उठता है और घड़ी में समय देखता है तो शाम के 7:30 बज रहे थे। इतना समय हुआ देखकर शिव खुद से बड़बड़ाता है। शिव, मैं इतने समय से कमरे में बंद था। अब तक तो अंकल भी ऑफिस से आ गए होंगे। पता नहीं आंटी अंकल मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। उन्हें तो यही लग रहा होगा कि मैं उनके साथ समय नहीं बिताना चाहता, इसलिए खुद को कमरे में बंद करके बैठा हूँ। नहीं, मैं खुद के कारण अंकल आंटी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। यह सोचता हुआ सिर्फ बेड से उठता है और जल्दी से फ्रेश होकर बाहर हॉल की तरफ जाने लगता है। वो हॉल की तरफ जा ही रहा था कि उसके सामने से विशाखा जी हाथ में खाने की प्लेट लेकर आती हुई दिखाई दी। शिव को लगा कि शायद उसके कमरे से बाहर ना आने के कारण वो उसे खाना कमरे में ही देने आ रही हैं। इसलिए शिव ने उनके पास जाने की सोची। पर इससे पहले कि शिव अपना कदम बढ़ाता, उसने देखा कि विशाखा जी ने उस बंद कमरे का दरवाज़ा खोला और वो खाने की प्लेट लेकर उसके अंदर चली गई। 1 मिनट से भी कम समय में विशाखा जी उस कमरे से बाहर आईं और शिव के कमरे की तरफ एक नज़र डालकर जल्दी से वहां से निकल गईं। विशाखा जी की नज़र शिव पर नहीं पड़ी, क्योंकि जब वो कमरे के अंदर जा रही थी और बाहर आ रही थी, उस समय शिव को वहां लगे पिलर की होड़ थी। पर शिव ने उन्हें देख लिया था और वो अपने मन में सोच रहा था, शिव, आंटी इस कमरे में किसके लिए खाना लेकर गई थी? क्योंकि इस घर में तो अंकल आंटी के अलावा और कोई रहता भी नहीं है। और वो मेरे कमरे की तरफ ऐसे क्यों देख रही थी, जैसे मुझसे छिपने की कोशिश कर रही हूँ। यह सब हो क्या रहा है? मुझे इस बारे में पता करना ही होगा। पर कैसे? क्योंकि पहले जब मैंने इस कमरे में जाने की कोशिश की थी तो आंटी ने मुझे रोक दिया था। फिर कुछ सोचते हुए, जब तक अंकल आंटी जाग रहे हैं मैं इस कमरे के अंदर नहीं जा सकता। इसीलिए जब वो दोनों सो जाएंगे तब मुझे इस कमरे के अंदर जाना होगा, क्योंकि अब जब तक मैं इस कमरे के अंदर देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। अपने मन में मजबूत इरादा लेकर शिव हॉल में चला जाता है और अनुराग जी और विशाखा जी के आगे ऐसा दिखाता है जैसे उसे उस कमरे के बारे में कुछ नहीं पता, और वो उन दोनों के सोने का इंतजार करने लगता है। शिव कुछ देर तक अनुराग जी और विशाखा जी के पास बैठकर बातें करने लगा। तो विशाखा जी ने उसे इतने समय तक कमरे में रहने का कारण पूछा। विशाखा जी का सवाल सुनकर शिव को समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि वो सच बोल नहीं सकता था और कोई बहाना उसके दिमाग में आ नहीं रहा था। थोड़ा सोचने के बाद बड़ी मुश्किल से उसके दिमाग में एक बहाना आया और वो विशाखा जी की बात का जवाब देते हुए बोला, शिव, वो आंटी जी, मैंने सोचा कि खाली बैठने से अच्छा है कि मैं अपने ऑफिस का काम ही कर लूँ, तो बस वही करने में व्यस्त हो गया था और इसीलिए समय का भी ध्यान नहीं रहा। शिव का ये बहाना चल जाता है, क्योंकि अनुराग जी और विशाखा जी उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। इसके बाद सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। शिव अपने कमरे में जाने के बाद कुछ देर में ही अपने कमरे की लाइट बंद कर देता है, ताकि उन दोनों को यही लगे कि शिव सो गया है। जब अनुराग जी और विशाखा जी शिव के कमरे की लाइट बंद देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि शिव सो गया है। इसीलिए वो दोनों उस बंद कमरे में जाते हैं और काव्या से पूछते हैं, अनुराग जी, काव्या, कोई सुधार दिख रहा है क्या? काव्या, नहीं सर, सब कुछ वैसा ही है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इनके जीने की चाह खत्म हो गई है। अनुराग जी, ऐसा मत बोलो काव्या, क्योंकि इनका ठीक होना बहुत जरूरी है। काव्या, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, बाकी सब कुछ भगवान पर है। क्या पता कब कोई चमत्कार हो जाए। काव्या की बात सुनकर अनुराग जी और विशाखा जी भगवान को याद करते हैं और फिर वहां से निकलकर अपने कमरे में चले जाते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद जब शिव को लगता है कि वो दोनों सो गए हैं,
तो वो अपने कमरे से बाहर आता है और धीरे धीरे सावधानी के साथ उस बंद कमरे के पास पहुंच जाता है। उस बंद कमरे के पास जाकर वो अपने मन में कहता है, सिर्फ वैसे तो किसी के घर में बिना उसकी आज्ञा के ऐसे ताक झाक करनी अच्छी बात नहीं होती है, पर इस कमरे के अंदर जो भी है उसने मेरी दिल की धड़कनों को बढ़ा रखा है। पता नहीं क्यों, पर जब भी मैं इस कमरे के पास आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि माही यहीं कहीं मेरे आसपास है। मुझे अपने मन को शांत करने के लिए इस कमरे के अंदर जाकर देखना ही होगा। मैं बाद में अंकल आंटी से इसके लिए माफ़ी मांग लूँगा। ये सोचते हुए सिर्फ धीरे से उस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है और दबे पाँव से उस कमरे के अंदर जाने लगता है। शिव को ऐसा करने में डर भी लग रहा था, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था कि अंदर ऐसा क्या होगा, पर वो फिर भी अब अपने कदम वापस लेने को तैयार नहीं था। इसलिए वो हिम्मत करके उस कमरे के अंदर चला जाता है। जैसे ही शिव उस कमरे के अंदर गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो एकदम से हैरान रह गया। उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी अस्पताल के कमरे में खड़ा हो, क्योंकि उस कमरे में अस्पताल में मौजूद बहुत सी मशीनें थीं। शिव अभी उन मशीनों को ही देख रहा था और सोच रहा था, शिव, ये सब क्या है? आखिर अंकल आंटी ने इस कमरे को ऐसे अस्पताल की तरह क्यों बना रखा है? इतना ज़्यादा कौन बीमार है? यह सोचते हुए वो अपनी नज़रें उन मशीनों से हटाकर बेड की तरफ घुमा देता है। जैसे ही वो बेड पर पड़े इंसान को देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि शिव का प्यार, उसकी ज़िंदगी, उसकी माही थी। माही को ऐसे मशीनों से घिरा हुआ देखकर शिव की जान निकलने को होती है, क्योंकि कहाँ तो वो सोच रहा था कि माही किसी और के साथ खुश है, और कहाँ उसे आज माही को इस हालत में देखना पड़ रहा था। माही को देखकर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो कितने समय से ऐसे ही पड़ी है। हमेशा हंसते रहने वाली माही के होंठों पर पपड़ी जम गई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे और वो इतनी कमजोर लग रही थी कि जैसे उसने काफी समय से कुछ खाया ना हो। शिव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी अपनी माही को इस हालत में देखेगा। उसे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि माही की यह हालत कैसे हुई। शिव कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। वो तो बस बिना पलके झपकाए माही को देखे जा रहा था। शिव पता नहीं और कितना समय ऐसे ही खड़ा रहता अगर काव्या उसके पास आकर उसे नहीं बुलाती। दरअसल जब शिव उस कमरे में आया तो उस समय काव्या बाथरूम में थी। जब काव्या बाहर आई तो उसने शिव को वहां खड़े हुए देखा, जो एकटक बस माही को ही देख रहा था। काव्या जल्दी से शिव के पास आई और उससे पूछने लगी, काव्या, सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज़ सर, आप जल्दी से यहाँ से बाहर जाइए, इससे पहले कि कोई आपको यहाँ देख ले। काव्या बोलती जा रही थी, पर शिव के कानों तक तो जैसे उसकी आवाज़ पहुँच ही नहीं रही थी। जब काव्या के बार बार कहने पर भी शिव टस से मस न हुआ तो काव्या ने धीरे से शिव को बाजू से पकड़कर हिलाया, जिससे शिव होश में आया। शिव की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बेड पर निढाल पड़ी माही से जाकर लिपट गया और उसे कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहने लगा, शिव, माही, माही उठो, देखो, मैं तुम्हारा शिव। शिव के ऐसा कहने पर भी जब माही में कोई हरकत नहीं हुई तो वो पागलों की तरह माही को उठाने की कोशिश करने लगा और उससे कहने लगा, शिव, माही, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? अरे, पर नाराज तो मुझे तुमसे होना चाहिए, क्योंकि तुम मुझसे दूर गई थी। मैं तो तब भी तुम्हारा ही था और आज भी तुम्हारा ही हूँ। माही, माही उठो ना। शिव के इस तरह माही को गले लगाने और कंधों से पकड़कर जोर से हिलाने के कारण माही की सांसें तेज होने लगीं, जिसे देखकर काव्या जल्दी से शिव को माही से दूर करने की कोशिश करते हुए कहने लगी, काव्या, सर, ऐसा मत कीजिए, पेशेंट को तकलीफ हो रही है, ऐसा करना उनके लिए जानलेवा हो सकता है। सर, सर, आप सुन रहे हैं ना? छोड़िए उन्हें। काव्या के बार बार कहने पर भी शिव जब माही से दूर नहीं हुआ तो काव्या भागती हुई अनुराग जी और विशाखा जी के कमरे में गई। वो दोनों सो रहे थे तो काव्या बाहर खड़ी होकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी और उन दोनों को आवाज लगाने लगी। काव्या और दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर वो दोनों हड़बड़ाकर उठे और जल्दी से कमरे से बाहर आए। काव्या को ऐसे घबराए हुए देखकर विशाखा जी जल्दी से बोली, विशाखा जी,
क्या हुआ काव्या, तुम ऐसे घबराई हुई क्यों हो? माई ठीक तो है ना? काव्या जल्दी से। मैम, कुछ ठीक नहीं है। आपके वो मेहमान उस कमरे में पहुंच गए हैं और उनका नाम लेकर उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पेशेंट को तकलीफ हो रही है। मैं उन्हें कितना समझा रही हूँ पर वो सुन ही नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आप दोनों को बुलाने आई हूँ। अनुराग जी हैरानी से, क्या सिर्फ उस कमरे में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जल्दी चलो, इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए। वो तीनों जल्दी से दौड़ते हुए उस कमरे में जाते हैं, जहाँ शिव अभी भी पागलों की तरह माही से लिपट कर रो रहा था और उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से माही को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसकी दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। अनुराग जी जल्दी से शिव के पास गए और बिना कुछ बोले ताकत से उसे माही से अलग करने लगे, क्योंकि शिव की हालत देखकर वो समझ चुके थे कि शिव से कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। जब अनुराग जी ने शिव को माही से अलग कर दिया तो काव्या जल्दी से माही की जांच करने लगी और वहीं दूसरी तरफ शिव अनुराग जी से छूटने के लिए छटपटाने लगा और उनसे कहने लगा, शिव अंकल मुझे छोड़िए। ये माही की ओर देखते हुए, मेरी माही है, अभी वो मुझसे नाराज है इसलिए ऐसा कर रही है, पर मैं उसे मना लूंगा। आप मुझे छोड़िए, मुझे माही से बात करनी है। अनुराग जी उसे समझाने की कोशिश करते हुए, बेटा तुम्हारे ऐसा करने से उसे तकलीफ हो रही है, इसलिए तुम उसके पास नहीं जा सकते। शिव छटपटाते हुए, नहीं अंकल, माही को मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी, आप देखना वो अभी उठ जाएगी। आप मुझे छोड़िए, मैं माही को अभी उठाता हूँ। अनुराग जी शिव को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि माही को इस हालत में देखकर शिव अपने होश खो चुका था। जब अनुराग जी के पास शिव को संभालने का कोई तरीका नजर नहीं आया तो उन्होंने मजबूरी में आकर शिव की गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया, जिससे शिव शांत हो गया और अनुराग जी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगा और उनसे कहने लगा, शिव अंकल ये मेरी माही है, पर यह यहाँ इस हालत में क्या कर रही है और आप माही को कैसे जानते हैं? कहीं माही मुझे शादी के मंडप में जिस लड़के के लिए छोड़कर गई थी वो आपका बेटा तो नहीं है ना? अनुराग जी उसे खुद से अलग करते हुए, ये तुम क्या कह रहे हो? पहले तो मैं और विशाखा इस बात से ही हैरान थे कि तुम माही को जानते हो, और अब तुम ये क्या बोल रहे हो? माही पिछले 2 साल से कोमा में है और तुम इसके बारे में ऐसा सोच रहे हो? सिर्फ हैरानी से, क्या 2 साल से कोमा में? पर यह कैसे हो सकता है? 2 साल पहले ही तो हमारी शादी होने वाली थी, जब माही ने शादी करने से मना कर दिया था और शादी के मंडप में बोला था कि वो किसी और से प्यार करती है और उसके पास ही जा रही है। विशाखा जी, देखो बेटा, यह सब तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम इसे जानते नहीं हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये पिछले 2 साल से कोमा में है और जब ये हमें मिली थी तब इसने शादी का जोड़ा ही पहन रखा था। तो इससे यही कह सकते हैं कि उस दिन ही तुम दोनों की शादी होने वाली थी। सिर्फ अगर आप माही को जानते नहीं तो माही यहाँ क्या कर रही है? और माही के परिवार वाले कहाँ हैं? क्या उन्होंने माही को नहीं संभाला? शिव का ये प्रश्न सुनकर अनुराग जी और विशाखा जी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और फिर अनुराग जी शिव से कहते हैं, अनुराग जी, शिव तुम हमारे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। फिर काव्या की ओर देखते हुए, काव्या तुम माई की अच्छे से जांच कर लो, हम बाहर ही हैं। काव्या अपना काम करते हुए हाँ में सिर हिला देती है। उसके बाद वो तीनों एक नज़र माई पर डालकर भारी कदमों के साथ उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। शिव अपने मन में ढेरों सवाल लेकर अनुराग जी और विशाखा जी के साथ हॉल में आ गया। अनुराग जी और विशाखा जी सोफे पर बैठ गए और शिव को भी बैठने का इशारा किया, तो वो भी बैठ गया और उनसे बोला, शिव अंकल आंटी, अब तो बता दीजिए ना कि माई की हालत कैसे हुई और वो आपके पास क्या कर रही है? माही के परिवार वाले कहाँ हैं? क्या उन्होंने माही से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं? अनुराग जी गहरी सांस लेते हुए, ऐसा नहीं है बेटा। भला ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो अपने बच्चे को इस हालत में अकेला छोड़ देंगे? सिर्फ, तो फिर वो सब कहाँ हैं? अंकल, अनुराग जी, इसके लिए तुम्हें 2 साल पहले की पूरी बात जाननी होगी, जब माही हमें मिली थी। इतना कहकर अनुराग जी शिव को 2 साल पहले की बात बताने लगते हैं। 2 साल पहले अनुराग जी और विशाखा जी अपने बेटे सौरभ को एयरपोर्ट पर छोड़कर
घर वापस आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। विशाखा जी, हमारा बड़ा बेटा तो पहले ही विदेश जाकर बैठ गया था और अब छोटा भी चला गया। हमने सौरभ को कितना कहा था कि वो हमें छोड़कर ना जाए और यहीं रहकर हमारा बिजनेस संभाले, पर उसने भी हमारी एक ना सुनी और हम दोनों को यहाँ अकेला छोड़कर चला गया। अनुराग जी उन्हें समझाते हुए, तुम क्यों उदास हो रही हो विशाखा? जब हमारे बेटों ने अपने माँ बाप से ज़्यादा अपनी खुशियों को तवज्जो दी है तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए ना। और सबको अपने फैसले लेने का हक है, तो हम उन्हें उनकी ज़िंदगी उनके हिसाब से जीने से रोक नहीं सकते ना। रिश्ते अगर दिल से निभाए जाएं तो ही सुकून देते हैं, वरना बहुत दुख देते हैं। विशाखा जी आप सही कह रहे हैं, पर क्या करूं, एक माँ का दिल है ना, तो व्याकुल हो जाता है। अनुराग जी और विशाखा जी आपस में बातें करते हुए गाड़ी में जा रहे थे कि अचानक उन्हें एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ दिखाई दिया। अनुराग जी ने गाड़ी रोकी और वो दोनों तुरंत अपनी गाड़ी से निकलकर उस दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के पास पहुंच गए और वहां का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। उस गाड़ी में एक साथ 6 लोग बहुत बुरी तरह जख्मी पड़े हुए थे। अनुराग जी जल्दी से हर एक शख्स को हिलाकर और उसकी नब्ज टटोल कर देखने लगे, पर उनमें से 4 लोगों में कोई हरकत न हुई। जब अनुराग जी 5वें इंसान के पास गए तो उसकी नब्ज चल रही थी। अनुराग जी ने उसे हिलाया तो उस इंसान ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अनुराग जी ने उससे पूछा, अनुराग जी तुम सब कौन हो और ये सब कैसे हुआ? आदमी बड़ी मुश्किल से बोलते हुए, मेरा नाम विकास है। फिर एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, ये मेरी बेटी माही है और इसकी सांसें अभी चल रही हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि कुछ भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए। अनुराग जी उन्हें सांत्वना देते हुए, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी एम्बुलेंस और पुलिस को बुलाता हूँ। विकास जी उन्हें रोकते हुए, नहीं ऐसा मत कीजिए, आप बस मेरी बेटी को यहाँ से ले जाइए, उसकी जान को खतरा है। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरी बेटी जिंदा है तो वो उसे मार डालेंगे। मैंने अपने पूरे परिवार को तो खो दिया, पर मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता। मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरी बेटी को उनसे छुपा कर रखेंगे। मुश्किल से सांस लेते हुए, जल्दी वादा कीजिए ताकि मैं चैन से मर सकूं। अनुराग जी ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को सबसे छुपा कर रखूंगा और आप चिंता मत कीजिए, आपको भी कुछ नहीं होगा। मैं अभी आपको भी अस्पताल लेकर चलता हूँ। जब अनुराग जी ने अपनी बात पूरी करके विकास जी की तरफ देखा तो उनकी सांसें थम चुकी थीं। शायद अब तक उनकी सांसें सिर्फ इसलिए चल रही थीं ताकि वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी एक भले इंसान को सौंप सकें। विकास जी के मृत शरीर को देखकर एक तरफ जहां उन्हें एक पिता द्वारा निभाए गए अपने फर्ज पर गर्व हो रहा था, वहीं यह सोचकर उनकी आंखों से आंसू छलक गए कि वो बच नहीं सके। वो दोनों विकास जी को तो नहीं बचा सके थे, पर वो उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जल्दी से माई की तरफ कदम बढ़ाए और उसे उठाने की कोशिश करने लगे। माई ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अपने पूरे परिवार की ऐसी हालत देखकर वो रोने लगी और सबको उठाने की कोशिश करने लगी। पर जब भगवान ने किसी की सांसें ही छीन ली हों तो वो उठे भी कैसे? जब माही को पता चला कि उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया है तो उसे एक गहरा सदमा लगा और वो बेहोश हो गई। जब अनुराग जी और विशाखा जी ने माई को बेहोश होते देखा तो एक पल के लिए उनकी भी सांसें थम गईं, यह सोचकर कि शायद वो विकास जी की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। पर जब उन्हें पता चला कि माही की सांसें चल रही हैं तो अनुराग जी ने जल्दी से अपने एक डॉक्टर दोस्त को फोन लगाया और उसे पूरी बात बताने के बाद उससे गुजारिश की, अनुराग जी, अतुल, हम माही को अपने घर लेकर जा रहे हैं, तो तू वहीं पहुंच जा और इस बच्ची का इलाज कर। डॉक्टर अतुल, देख अनुराग, मुझे तेरा दोस्त होने के नाते तेरी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर तू जैसी हालत माही की बता रहा है उसके लिए मैं तुझे यही कहूँगा कि उसे अस्पताल में ले आ, क्योंकि घर में अस्पताल जितनी सुविधा नहीं होगी। और तू चिंता मत कर, मैं कोई पुलिस केस नहीं होने दूंगा और तेरी पूरी मदद करूंगा। अनुराग जी कुछ देर सोचने के बाद, ठीक है अतुल, हम आ रहे हैं, पर ये जो बाकी सबकी लाशें हैं यहाँ हैं, उनका क्या करें? डॉक्टर अतुल, तू चिंता मत कर, मेरा एक दोस्त सहारा वालों में से है, तो मैं उसे बोल देता हूँ, वो उन सबका अंतिम संस्कार करवा देगा।
बात खत्म करने के बाद दोनों फोन रख देते हैं और फिर अनुराग जी और विशाखा जी माई को आराम से उस गाड़ी से निकालकर अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा देते हैं। कुछ देर में सहारा वाले आ जाते हैं और माई के परिवार वालों के सबों को लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अनुराग जी और विशाखा जी माही को लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर अतुल जल्दी से माही का इलाज शुरू कर देते हैं और वो दोनों बाहर बैठकर डॉक्टर अतुल के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। लगभग आधे घंटे बाद डॉक्टर अतुल बाहर आते हैं। अनुराग जी उनसे माही के बारे में पूछते हैं तो वो गहरी सांस लेते हुए उनसे कहते हैं, डॉक्टर अतुल, पेशेंट का खून बहुत बह गया था, इसलिए वो कोमा में चली गई है। अब वो कोमा से कब तक बाहर आए, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर अतुल की बात सुनकर अनुराग जी और विशाखा जी हैरान रह जाते हैं। फिर अनुराग जी डॉक्टर अतुल से कहते हैं, अनुराग जी, अतुल, हम माई को यहाँ नहीं छोड़ सकते। हमें नहीं पता कि उसे किससे खतरा है, पर हम उसके लिए जो कर सकते हैं करेंगे। इसीलिए तुम माई को हमारे घर शिफ्ट करवा दो और उसकी देखभाल के लिए एक नर्स रख दो। डॉक्टर अतुल उनकी बात से सहमत होते हैं और वो माई को अनुराग जी के बंगले में शिफ्ट करवा देते हैं और उसकी देखभाल के लिए नर्स काव्या को रख देते हैं। वर्तमान समय। अनुराग जी शिव को सारा सच बताने के बाद चुप हो जाते हैं। पूरा सच जानने के बाद शिव बिल्कुल हैरान रह जाता है। उसे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि माही का पूरा परिवार अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसे यह समझ में नहीं आता है कि अनुराग जी 6 लोगों के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि माही के परिवार में तो विकास जी, निर्मला जी, आयुष और माही ही उस गाड़ी में बैठकर गए थे। पर जल्द ही उसे याद आता है कि माही के मामा मामी भी उसी गाड़ी में गए थे। तो उसे समझने में देर नहीं लगती कि वो 2 लोग और कोई नहीं बल्कि माही के मामा मामी थे। शिव को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माही के परिवार की इतनी ज्यादा किससे दुश्मनी थी जो उस शख्स ने उसके पूरे परिवार की जान ले ली। शिव को कुछ सोचते हुए देखकर अनुराग जी ने उससे पूछा, अनुराग जी, शिव तुम क्या सोच रहे हो? शिव, अंकल, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ऐसा कौन है जो माही के परिवार की जान के पीछे पड़ा था और माही के परिवार को देहरादून आने की इतनी क्या जल्दी थी कि वो रात को ही वहां से अपनी गाड़ी में ही देहरादून के लिए निकल गए। माही मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैंने उसकी आंखों में देखा था। पर अचानक से शादी वाले दिन माही ने बोल दिया कि वो मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती है। आखिर यह सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या सच है और क्या झूठ? अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता। अनुराग जी, हाँ, अब तो मुझे भी यही लगता है कि इस बच्ची को सब पहले से ही पता था। शायद इसीलिए उसने तुमसे शादी नहीं की, ताकि तुम्हें कोई खतरा ना हो। अब ऐसी क्या बात थी जो ये सब हुआ और किसने किया? इस बारे में तो सिर्फ माँ ही बता सकती है। शिव के सामने एक गुत्थी सुलझी तो दूसरी खड़ी हो गई। अब तो वो बस जल्दी से माही के कोमा से बाहर आने का इंतजार कर रहा था, ताकि माही और उसके परिवार को दुख देने वाले इंसान को उसके किए की सजा दिला सके। शिव के लिए अब माही को इस हालत में देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इंतजार के। वो तीनों हॉल में बैठे काव्या के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, ताकि माई की हालत के बारे में पता चल सके। शिव का तो मन कर रहा था कि वो अभी उठकर माई के पास चला जाए, क्योंकि वो 2 साल तक उसे देखे बिना रहा था। और अब जब उसे पता चला था कि माई इसी घर में है, तो वो हर पल उसके पास रहना चाहता था। पर काव्या माई की जांच कर रही थी, इसीलिए शिव उसे परेशान नहीं करना चाहता था और बाहर बैठा रहा। कुछ समय बाद काव्या भागती हुई हॉल में आई। सब लोग उसे ऐसे भागते हुए आते देख किसी अनहोनी की आशंका से घबरा गए। शिव का दिल तो डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। वो तीनों जल्दी से अपनी जगह से उठे और काव्या को घेर कर खड़े हो गए। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। काव्या को ऐसे देखकर उन तीनों की ही सांसें जैसे थमसी गईं और उन तीनों के मुंह से एक साथ बस एक ही शब्द निकला, माही। अनुराग जी, विशाखा जी और शिव जल्दी से भागते हुए माही के कमरे की तरफ जाते हैं। इस समय उन तीनों की ही आंखों से आंसू बह रहे थे। जब वो तीनों कमरे में पहुंचते हैं तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले जिस माई को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, अब वो एकदम ठीक थी। और इतना ही नहीं, वो कोमा से भी बाहर आ गई थी।
माही को होश में आया देख उन तीनों की जान में जान आती है। शिव दौड़ता हुआ माही के पास जाता है और माही के लेटे हुए ही उसके गले से लगकर रोते हुए पूछने लगता है, शिव, तुम ठीक तो हो ना माही? तुम्हें कोमा में देखकर मैं कितना घबरा गया था। तुम्हें कोई अंदाजा भी है तुम हमेशा ऐसे काम क्यों करती हो जिससे मुझे तकलीफ होती है? माही धीरे से मुस्कुराते हुए, शिव, मैं अभी तो ठीक हूँ, पर अगर तुम कुछ देर और ऐसे ही मेरे ऊपर लेटे रहे तो मुझे सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। शिव हड़बड़ाकर उससे दूर होते हुए, ओह, मुझे माफ करना माही। तुम्हें ठीक देखकर मैं इतना खुश हो गया कि मुझे इस बात का तो ध्यान ही नहीं रहा। शिव को ऐसे देखकर सब हंस पड़ते हैं, पर कुछ ही देर में शिव, अनुराग जी और विशाखा जी काव्या को घूर कर देखने लगती हैं। तो काव्या घबराकर उन तीनों से पूछती है, काव्या, क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? विशाखा जी, जब माई को होश आ गया था तो बाहर जाकर ऐसी प्रतिक्रिया देनी जरूरी थी क्या? पता भी है हमारे मन में कितने नकारात्मक ख्याल आ गए थे। काव्या शर्मिंदगी के भाव से, मुझे माफ कर दीजिए मैम, मैं आप सबको यही बताने आई थी, पर कुछ बोल नहीं पाई और मेरे आंसू छलक गए। दरअसल 2 साल से मैं माही जी को संभाल रही हूँ, तो बस उनसे एक अलग ही लगाव हो गया है। और आज जब 2 साल बाद इन्हें होश आया तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। माही हैरानी से, क्या कहा आपने? 2 साल बाद होश? मतलब? शिव उसका सिर सहलाता हुआ, माही, तुम पिछले 2 सालों से कोमा में थी। माही उठकर बैठने की कोशिश करते हुए, क्या? माही बैठने की कोशिश कर रही थी, पर वो इतनी कमजोर हो गई थी कि उससे खुद बैठा भी नहीं जा रहा था। इसलिए शिव ने उसकी बैठने में मदद की। जब माही बैठी तो उसका ध्यान अनुराग जी और विशाखा जी पर गया। माही ने उन्हें पहली बार देखा था तो वो उनसे पूछने लगी, माही, आप दोनों कौन हैं? सिर्फ खुद ही माही को जवाब देते हुए, माही, ये दोनों अनुराग अंकल और विशाखा आंटी हैं। इस समय तुम इन्हीं के घर पर हो और इन्होंने ही पिछले 2 साल से तुम्हारा ख्याल रखा। माही, इन्होंने? पर मेरे मम्मी पापा मामा मामी सब कहाँ हैं? माही का यह सवाल सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और आंखों ही आंखों में पूछने लगे कि वो इस सवाल का क्या जवाब दें, क्योंकि वो माही को अभी सच नहीं बता सकते थे। माही के लिए अभी कोई भी सदमा घातक सिद्ध हो सकता था। इसलिए सबने इस प्रश्न पर मौन रखना ही उचित समझा। उन सबने तो मौन धारण कर लिया था, पर माही को इस सवाल का जवाब खुद ही मिल गया, क्योंकि उसे अपने बेहोश होने से पहले का सब याद आ गया था। सब याद आते ही माही अपने मम्मी पापा मामा मामी और आयुष का नाम ले लेकर जोर जोर से रोने लगी। माही को ऐसे रोते देखकर सबका मन दुखी हो गया। किसी की भी माही को संभालने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर उसके लिए इतना रोना सही नहीं था। इसीलिए शिव ने उसे अपने गले लगा लिया और उसका सिर सहलाते हुए कहने लगा, शिव, माही, चुप हो जाओ, इतना रोने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चुप हो जाओ माही, और मुझे बताओ ये सब किसने किया है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। माही शिव से अलग होकर अपने आंसू पोंछते हुए गुस्से से, अलीसा ने। अलीसा का नाम सुनकर शिव स्तब्ध रह जाता है। उसे माही की बात पर विश्वास नहीं होता। इसीलिए वो माही से बोला, सिर्फ अलीसा ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है माही। मैं उसे बचपन से जानता हूँ और उसे ये बात अच्छे से पता है कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। वो कभी भी मेरी खुशियों के बीच नहीं आएगी। माही फीकी हंसी हंसते हुए, अफसोस सिर्फ कि तुम उसे बचपन से जानने के बाद भी जान नहीं पाए। सिर्फ जान तो मैं तुम्हें भी नहीं पाया ना माही। तुम हमेशा मुझसे कहती रही कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और जब हम दोनों के एक होने का दिन आया तो तुम मुझे शादी के मंडप में अकेला छोड़कर चली आई, ये कहकर कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। उसकी आंखों में देखते हुए, कभी कभी आंखों देखा और जुबान से बोला भी झूठ हो सकता है सिर्फ। सिर्फ भाई, तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें अलीसा को लेकर जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो भला ऐसा क्यों करेगी माही, तुम्हें पाने के लिए? सिर्फ वैसे तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अलीसा ऐसा कुछ कर सकती है, पर फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आखिर उसने तुमसे ऐसा क्या कह दिया कि तुम मुझे छोड़कर चली आई। माही, तुम जानना चाहते हो ना कि हमारी शादी वाले दिन ऐसा क्या हुआ था कि मैंने वो सब किया? तो सुनो। माही सिप को 2 साल पहले हुई उस घटना के बारे में बताने लगती है, जिस वजह से उसने सिप को शादी के लिए इनकार किया था।
2 साल पहले माही और शिव की शादी का दिन। माही बहुत खुश थी कि आज उसका प्यार मुकम्मल होने जा रहा है और वो हमेशा के लिए सभी रस्मों को निभाती हुई शिव की हो जाएगी। माही इस एहसास के साथ खुश हुए जा रही थी, तभी शिव बारात लेकर आया और सब लोग बारात के स्वागत के लिए बाहर चले गए। अब उस कमरे में सिर्फ माही रह गई थी। माही का भी मन शिव को देखने का कर रहा था, इसलिए वो अपनी जगह से उठी और शिव को देखने का कोई तरीका ढूंढने लगी। पर उस बंद कमरे में उसे कोई तरीका नजर नहीं आया जिससे वो शिव को देख सके। इसीलिए माही मन महसूस कर रह गई और चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद उसने दिव्या को वीडियो कॉल करने की सोची ताकि वो शिव को देख सके। जैसे ही माही ने अपना मोबाइल उठाया तो उसमें निकिता के मिस्ड कॉल आए हुए थे। माही ने जब वो मिस्ड कॉल देखे तो वो खुद से बड़बड़ाने लगी। माही, हे भगवान, ये मेरा मोबाइल साइलेंट मोड पर कैसे हो गया। दीदी के कितने मिस्ड कॉल आए हुए हैं। लगता है दी मुंबई पहुंच गई हैं और शायद उन्हें यह जगह ढूंढने में कोई दिक्कत आई होगी, इसीलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया होगा। यार, मैं इतनी लापरवाह कैसे हो गई कि उनके लिए कोई गाड़ी भेजना ही भूल गई। अब जल्दी से दी को फ़ोन करके पूछती हूँ और अब किसी को कहकर दी को लेने भेज दूंगी। यह सोचकर माही निकिता को फ़ोन लगा देती है, पर माही इस बात से हैरान हो जाती है कि निकिता का फ़ोन किसी अनजान लड़की ने उठाया है, जो उससे कह रही थी। लड़की, क्या यार माही, अपनी शादी में इतनी मसरूफ़ हो गई कि अपनी दी का फ़ोन भी नहीं उठाया। अरे, कम से कम उन्हें पूछ तो लेती कि उन्हें सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। माही, तुम कौन बोल रही हो और मेरी दी का मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहा है। लड़की उदास होते हुए। अरे यार, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया ये पूछकर कि मैं कौन हूँ। मुझे तो लगा था कि हम 3 साल साथ में पढ़े हैं तो तुम मेरी आवाज़ से ही मुझे पहचान जाओगी, पर तुम तो। चलो मैं खुद ही बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ। अरे भाई, मैं अलीसा। अब पहचाना। माही असमंजस में। अलीसा, पर तुम तो आज सुबह विदेश चली गई थी ना, तो फिर मेरी दी का मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया। इसका मतलब तुम मुंबई में ही हो। अलीसा, तो और क्या करती मैं। तुमने तो अपनी बहन का स्वागत किया नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही उनकी खातिरदारी कर लूं। अरे भाई, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। माही, दी कहाँ है। मेरी बात करवाओ उनसे अभी। अलीसा, बात भी हो जाएगी, पर पहले मेरा एक छोटा सा काम कर तो दो। माही, कौन सा काम। अलीसा मुस्कुराते हुए। सिर से शादी तोड़ने का काम। माही हैरानी से। क्या, सिर से शादी तोड़ने का काम। ये क्या बकवास कर रही हो तुम। आज हमारी शादी होने वाली है और तुम ये घटिया मजाक कर रही हो। जानती हो ना कि मैं और शिव एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अलीसा चिल्लाते हुए। यह कोई मजाक नहीं है और ना ही मेरे पास इतना फालतू समय है। रही बात शादी की, तो वो अभी हुई नहीं है, और अगर तुम अपनी बहन से ज़िंदगी में दोबारा बात करना चाहती हो तो तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहती हूँ। माही, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। शिव तो तुम्हारा दोस्त है ना, तो फिर तुम उसकी खुशियों को क्यों छीनना चाहती हो। अलीसा, तुम फिलहाल शिव की खुशियों से ज्यादा अपनी बहन की जिंदगी की चिंता करो, क्योंकि शिव को खुशियां मैं खुद दे दूंगी। तुमने क्या सोचा था कि तुम मेरे शिव को अपना बनाकर मुझसे दूर कर दोगी और मैं उसके गम में आंसू बहाती रहूंगी। पर मैं ऐसी हूं नहीं, क्योंकि मुझे जो चाहिए मैं उसे हासिल करने की हिम्मत भी रखती हूँ। इसलिए तुम कान खोल कर सुन लो कि शिव सिर्फ मेरा है। माही उसे समझाने की कोशिश करते हुए। देखो अलीसा, ऐसे पागल मत बनो। तुम्हारे ऐसा करने से किसी को भी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि शिव मुझसे बहुत प्यार करता है, तो वो तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा और ना ही इस शादी को तोड़ेगा। अलीसा गुस्से से। अगर वो तुमसे प्यार करता है तो उसके दिल में अपने लिए नफरत भरो और इस शादी को तोड़ दो, वरना मेरे आदमी मेरे एक इशारे पर तुम्हारी बहन की सांसों की डोर तोड़ देंगे। माही रोते हुए। देखो, ऐसा कुछ मत करना। तुम जैसा बोलोगी मैं करने को तैयार हूँ। बस मेरी बहन को छोड़ दो। अलीसा हंसते हुए। यह हुई ना बात। चल, तू मेरा काम पूरा कर और फिर मैं तेरी बहन को छोड़ दूंगी। माही, पर मैं इस शादी को तोड़ने का कारण क्या बताऊंगी। अलीसा, अब यह भी मैं ही बताऊं। चल, ये काम भी मैं ही कर देती हूँ। आखिर सिर्फ चाहिए भी तो मुझे ही। तू सिर्फ से बोलेगी कि तू उससे सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी कर रही थी, पर तू प्यार किसी और से करती है। आज तुझे यह बात समझ आ गई है
कि तू उस इंसान के बिना नहीं रह सकती, इसलिए तू ये शादी तोड़ रही है। बाकी के कुछ डायलॉग तू भी बोल लेना माही, पर मैं ऐसे झूठ नहीं बोल सकती। अलीसा, तो ठीक है, एक काम कर, तू सिर्फ से शादी कर ही ले, और तब तक मैं तेरी बहन की अर्थी तेरे घर भेजती हूँ। माही, जल्दी से। नहीं, ऐसा कुछ मत करना, तुमने जैसा बोला है मैं वैसा ही करूँगी, बस मेरी बहन को कुछ मत करना। अलीसा मुस्कुराते हुए, यह हुई ना बात, कोई होशियारी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और हाँ, काम होते ही तुम अपने परिवार के साथ देहरादून के लिए निकल जाना, तुम्हारी बहन भी वहां पहुंच जाएगी। अपनी बात पूरी करने के बाद अलीसा फोन रख देती है और माही वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसकी बहन की जिंदगी थी और दूसरी तरफ उसका प्यार, जिसके बिना वो जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पर उसके पास अलीसा की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। इसीलिए उसने अपने दिल को मजबूत किया और शिव से शादी तोड़ने का इरादा बना लिया। माई इतना बड़ा काम अपने परिवार वालों को बताए बिना नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसने अपने मम्मी पापा और अपने मामा मामी को फोन करके अपने कमरे में आने को कहा। वो सब लोग घबराए हुए माई के पास गए और उससे इस तरह सबको बुलाने का कारण पूछा। माई ने उन्हें पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनने के बाद सब लोग अपना सिर पकड़कर बैठ गए और निर्मला जी अलीसा को बददुआ देते हुए कहने लगी, निर्मला जी, वो अलीसा मेरी बच्ची से उसकी खुशियां छीन रही है ना। तुम सब देखना कि खुशियां उसे भी कभी नसीब नहीं होंगी। विकास जी, निर्मला, अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। अभी हमें ये सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ हमारी बड़ी बेटी की जिंदगी का सवाल है और वहीं दूसरी तरफ हमारी छोटी बेटी की खुशियां। माही, पापा, मैंने सोच लिया है कि जैसा अलीसा चाहती है मैं वैसा ही करूंगी। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती कि अपनी खुशियों के लिए अपनी बहन की जिंदगी दांव पर लगा दूं। कमला जी, पर बेटा, तू शिव के बिना कैसे रहेगी? और तू ही क्या, शिव भी तेरे बिना ही रह पाएगा। हम एक काम करते हैं कि शिव को सब सच बता देते हैं। माही उन्हें रोकते हुए, नहीं मामी, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अलीसा की हम पर पूरी नजर है। और रही बात मेरे और शिव के एक दूसरे के बिना रहने की, तो अगर हमारा प्यार सच्चा हुआ तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। अभी मुझे ये करना ही होगा, और आप सब शिव के सामने ऐसा ही दिखाना जैसे आपको कुछ नहीं पता। कोई भी ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर उन सबके पास इस वक्त यही एक रास्ता था, इसीलिए सबने माही का साथ देने की सोची। वर्तमान समय, माही ने सिपको से शादी तोड़ने का कारण बता दिया और इसके बाद अपने एक्सीडेंट के बारे में बताते हुए उससे बोली, माही, हम दोनों को अलग करके भी अलीसा का मन नहीं भरा, क्योंकि उसे यह डर था कि मैं या मेरे परिवार में से कोई भी तुम्हें कभी सच ना बता दे। इसीलिए उसने हमारे देहरादून पहुंचते ही मौका पाकर हमारी गाड़ी को ट्रक से रौंद दिया और मेरे पूरे परिवार की जान ले ली। इतना कहकर माही जोर जोर से रोने लगी। शिव को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अलीसा ऐसा कुछ भी कर सकती है। उसे अभी भी यही लग रहा था कि किसी ने अलीसा के नाम से माही के साथ एक खेल खेला है और अलीसा निर्दोष है, क्योंकि शिव के मुताबिक अलीसा उस दिन सुबह ही कनाडा के लिए निकल गई थी। माही रोई जा रही थी और शिव अपने ही ख्यालों में उलझा हुआ था। माही के लिए इतना रोना और तनाव लेना ठीक नहीं था, इसीलिए काव्या ने माही को नींद का इंजेक्शन लगा दिया ताकि उसे आराम मिल सके। माही का अतीत जानने के बाद अनुराग जी, विशाखा जी और काव्या की आंखें नम हो गई थीं। उन्होंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि माही ने इतना कुछ सहा है, पर अभी उन्हें शिव की चुप्पी खटक रही थी। इसलिए अनुराग जी ने शिव के कंधे पर हाथ रखा, जिससे शिव होश में आया। शिव ने एक नजर सोई हुई माही पर डाली और बिना किसी से कुछ बोले वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।